गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर सीता कुमारी चौबे, मनोविज्ञान विभाग, मारवाड़ी कॉलेज, रांची। बच्चों, पिछले क्लास में मैंने आपको सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया बताया था, उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं ये सब मैंने आपको डिटेल्स बता दिया। आप उसे देखे भी होंगे, है ना। उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, एक सिम्टम्स में कितने टाइप्स आते हैं, किस किस तरह के सिम्टम्स होते हैं, एक बार मैं फिर आपको बता देती हूँ कि इसके कुछ पॉजिटिव सिम्टम्स हैं, कुछ नेगेटिव सिम्टम्स हैं और कुछ क्या है, मोटर सिम्टम्स है। ये सभी सिम्टम्स को मैंने आपको अलग अलग करके बता दिया था, एक एक करके मैंने डिटेल्स में बता दिया है। और आज मैं आपको टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया बता रही हूँ। ये कितने टाइप्स के होते हैं, सिजोफ्रेनिया अनेकों टाइप्स के होते हैं और इसमें क्या क्या किस किस प्रकार के ये होते हैं, आज मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ। मैंने इस चैप्टर के फर्स्ट में ही बताया था कि DSM-4 और ICD में कि उसी के विच्छेदन से ही उसी का ही विश्लेषण किया जाता है, इसी प्रकार को बताने के लिए। तो आज मैं बता रही हूँ मनोविदालिता के प्रकार। तो इस मनोविदालिता के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं उसे मैं बता रही हूँ। DSM-4 के अनुसार मनोविदालिता के प्रमुख 4 प्रकार बतलाए गए हैं, है ना। कितने प्रकार बताए गए हैं? 4 प्रकार बताए गए हैं। 5 प्रकार बताए गए हैं। मनोविदालिता के कितने प्रकार बताए गए हैं? 5 प्रकार बताए गए हैं। पहला है विसंगठित मनोविदालिता, डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया, है ना। पहला है विसंगठित मनोविदालिता, इसे इंग्लिश में हम लोग डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया कहते हैं। दूसरा है कैटोटोनिक मनोविदालिता, है ना, कैटोटोनिक सिजोफ्रेनिया। तीसरा है व्यामोही मनोविदालिता, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। चौथा है अविभेदित मनोविदालिता, अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया, ठीक है। पांचवा है विशिष्ट मनोविदालिता, रेजिडुअल सिजोफ्रेनिया। अब हम देखते हैं एक एक करके बारी बारी से। अब हम इसके बारे में जानेंगे कि ये सब अलग अलग किस टाइप से हैं, है ना। पहला है विसंगठित मनोविदालिता। इस मनोविदालिता में किस तरह से इसका कौन सा टाइप होता है इसे देखेंगे। मनोविदालिता के इस प्रकार में रोगी प्रमुख रूप से संभ्रांति, असंगतता तथा कुंठित भाव दिखलाता है ना। इसमें इसका क्या करता है, इस टाइप में ये जो रोगी है उसमें हरदम कन्फ्यूजन रहता है, किसी चीज़ का संगतता नहीं होता है, सीरीज नहीं होता और वो कुंठित भाव रहते हैं, कुंठित भाव दिखलाते रहता है। इस प्रकार में जो विभ्रम या व्यामोह होते हैं वे विशेषकर लैंगिक, रोगभ्रमी, धार्मिक तथा दंडात्मक काफ़ी होते हैं एवं घटिया ढंग से संगठित भी होते रहते हैं। रोगी में अपने शरीर के संबंध में विभिन्न विकार, विशेषकर शारीरिक ह्रास से संबंधित विचार काफ़ी आते हैं। उनमें क्या होता है कि उन्हें लगता है कि शारीरिक विकार, हमारा शारीरिक ह्रास हो रहा है, इस तरह का विचार उनके मन में हरदम आते रहता है। और उन्हें इस तरह का रोग का भी भ्रम होता है कि उन्हें कोई रोग हो गया है। धार्मिक तथा दंडात्मक व्यामोह भी उन्हें काफ़ी पाया जाता है और घटिया, बहुत ही निम्न स्तर से उनका ये सब संगठन बनते रहता है ना। तो इस प्रकार में इस तरह से इनका शारीरिक ह्रास भी देखा जाता है। इस तरह के रोगी मूर्खतापूर्ण व्यवहार अधिक करते हैं, जैसे ऐसे रोगी बिना कोई कारण के ही या ठीठी करते देखे गए हैं। इस श्रेणी के रोगी में कोई कैटोटोनिक लक्षण नहीं होते हैं। इस तरह के जो रोगी होते हैं वो बिना मतलब के हंसते हुए या कहीं कहीं कुछ कुछ बोलते हुए देखे जाते हैं, जिसे हम लोग आम बोलचाल में क्या कहते हैं, देखते रहते हैं कि ये बोलते हैं कि ये आदमी पागल हो गया है। वो कहीं भी घूमते रहता है या बिना मतलब उसको हंसते रहता है, ही करते रहता है, तो उसको हम लोग पागल की श्रेणी में भी बोलते हैं। ये होता है, ये डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया के अंतर्गत आता है। दूसरा है कैटोटोनिक सिजोफ्रेनिया। कैटोटोनिक मनोविदालिता के रोगी में पेशीय लक्षण बौद्धिक तथा सांवेगिक लक्षणों से अधिक स्पष्ट होता है। ऐसे रोगी कैटोटोनिक स्टूपर अर्थात लंबे समय तक गतिहीन एवं अनुक्रियाहीन होने का लक्षण दिखलाता है। इस रोग के रोगी कभी अधिक उत्तेजनशीलता भी दिखलाता है, जोर से चिल्लाने लगता है, आक्रामकता दिखाता है तथा अकारण ही आवेगशील हो उठता है। इस तरह का रोगी क्या होता है,
कैटाटोनिक टाइप के रोगी क्या करते हैं, लंबे समय तक गतिहीन अनुक्रियाहीन होने का लक्षण दिखाते हैं। इस तरह के रोगी कभी कभी क्या अत्यधिक उत्तेजित हो जाते हैं, अत्यधिक उत्तेजित होते हैं। और कभी कभी क्या होता है, वो चिल्लाने लगते हैं, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, ज़ोर ज़ोर से माने आक्रामक प्रवृत्ति व्यवहार दिखलाना, अकारण ही आवेगशील हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बोलने लगते हैं। इसी टाइप का इस टाइप के जो रोगी होते हैं उसको हम लोग किस में देखते हैं, कैटाटोनिक मनोविदालिता की कैटेगरी में रखते हैं, है ना। अब तीसरा है व्यामोही मनोविदालिता। तो व्यामोही मनोविदालिता किसे कहते हैं, इसे देखते हैं। व्यामोही मनोविदालिता में रोगी मूलतः व्यामोह तथा श्रवण विभ्रम, व्यामोह तथा श्रवण विभ्रम के लक्षण दिखलाता है। व्यामोह में दंडात्मक व्यामोह, बड़प्पन का व्यामोह, ईर्ष्या का व्यामोह तथा संदर्भ का व्यामोह अधिक पाया जाता है। इसके अतिरिक्त ऐसे रोगियों में तरह तरह के श्रवण विभ्रम भी होते हैं, जिनसे उनकी व्यामोही अवस्था और भी मजबूत हो जाती है। ये व्यामोही मनोविदालिता जिसमें होता है, उस तरह के रोगी क्या करते हैं, इनमें व्यामोह का ही लक्षण ज़्यादा पाया जाता है। जैसे दंडात्मक व्यामोह, इसमें उन्हें लगेगा कि लोग हमें मारने के लिए षड्यंत्र बना रहे हैं, या लोग मुझे घेर के मार देंगे या मुझे दंड देंगे, इस तरह का व्यामोह होता है। बड़प्पन का व्यामोह, उन्हें लगता है मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया हूँ, ये मैं धार्मिक रूप से बहुत बड़ा हूँ, राजनीतिक पहुँच मेरा बहुत बड़ा है। ईर्ष्या का व्यामोह, मैंने उनको लगता है कि लोग मुझसे ईर्ष्या कर रहे हैं, मुझसे जलते हैं, इस तरह का व्यामोह होता है। संदर्भ का व्यामोह, ये सब टाइप के व्यामोह उनमें अधिक पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त वे लोग क्या होते हैं, श्रवण विभ्रम भी उन्हें पाया जाता है। श्रवण विभ्रम का मतलब हुआ कि उन्हें किसी तरह का आवाज़ सुनाई देता है, जो कि वास्तविक रूप में होता नहीं। उन्हें लगता है कि मुझे ईश्वर का आवाज़ सुनाई दे रहा है, ईश्वर हमसे बात कर रहे हैं, या मैं कुछ भी बोलता हूँ तो ईश्वर के पास तक ये आवाज़ उन तक जाती है ना। तो इस तरह का विभ्रम उनमें होता है, और यही इसकी अवस्था उन्हें बहुत अधिक मिलती है और बहुत अधिक ही देखी जाती है, और बहुत ही स्ट्रांगली उसमें इस तरह का बिहेव करते हैं। तो इस टाइप के लोगों को हम लोग व्यामोही मनोविदालिता की कैटेगरी में रखते हैं। और चौथा है अविभेदित मनोविदालिता, है ना। तो इस श्रेणी में मनोविदालिता के ऐसे रोगी को रखा जाता है जिन्हें मनोविदालिता की कोई स्पष्ट प्रकार में रखना संभव नहीं हो पाता है। इस तरह के रोगी को हम लोग कहाँ रखते हैं, जिन्हें कोई मनोविदालिता का कोई स्पष्ट लक्षण नहीं मिलता है। जब रोगी में मनोविदालिता के लक्षण अचानक उत्पन्न होते हैं और लघु अवधि में ही वे दूर हो जाते हैं, तो उसे प्रखर अविभेदित मनोविदालिता। परंतु जब मनोविदालिता के रोग की शुरुआत क्रमिक होती है और उसके लक्षण लंबे समय तक बने रहते हैं, तो इसे चिरकालिक अविभेदित मनोविदालिता भी कहा जाता है ना। इस टाइप के मनोविदालिता में क्या होता है, इस टाइप के मनोविदालिता में ये होता है कि इनमें कुछ स्पष्ट लक्षण देखने को नहीं मिलता है ना। वो कभी अचानक उनमें लक्षण उत्पन्न होता है, या कभी बहुत ही कम समय के लिए, लघु अवधि के लिए, बहुत कम समय के लिए उनमें ये लक्षण देखा जाता है, फिर वो दूर हो जाता है, फिर वो ख़त्म हो जाता है। परंतु कभी कभी क्या होता है, वो क्रमिक रूप से इनमें बहुत लंबे समय तक इस तरह का कुछ न कुछ इनमें ये लक्षण देखे जाते हैं, मिलते हैं, तो उन्हें हम लोग चिरकालिक अविभेदित मनोविदालिता की कैटेगरी में डाल देते हैं। इसीलिए इन्हें अविभेदित मनोविदालिता भी कहते हैं कि इनका कोई भेद नहीं होता है, इनमें कोई स्पष्ट लक्षण नहीं दिखता है, जिसके कारण इनका कोई स्पेशल कैटेगरी में हम लोग इसको नहीं डाल पाते हैं। ठीक है। अब पांचवा है विशिष्ट मनोविदालिता, है ना। विशिष्ट मनोविदालिता, तो अब देखते हैं, इस श्रेणी में मनोविदालिता के उन रोगियों को रखा जाता है जो मनोविदालिता की संपूर्ण कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं, परंतु फिर भी उनमें मनोविदालिता के लक्षण दिख पड़ते हैं। विशिष्ट मनोविदालिता के प्रमुख लक्षणों में स्पष्ट सामाजिक अलगाव, विचित्र चिंतन, असाधारण या प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक अनुभूति, भावशून्यता या पहल की कमी आदि प्रमुख होता है। इस टाइप के मनोविदालिता में क्या होता है, इस श्रेणी के जो रोगी होते हैं उनमें कोई भी मनोविदालिता का संपूर्ण स्पष्ट उसमें लक्षण नहीं होता है, इसीलिए इनको किसी भी कैटेगरी में अच्छे से नहीं रख पाते हम लोग।
परंतु फिर भी इसमें कुछ न कुछ लक्षण कभी कभी दिख जाता है। उसमें क्या होता है, सामाजिक अलगाव। ये लोग समाज से एकदम अलग होकर के रहना चाहते हैं, विचित्र विचित्र चिंतन करते हैं, मैंने उनका चिंतन ही बहुत अजीब ढंग का होता है। ये असाधारण या असाधारण टाइप के क्या करते हैं, प्रोटेक्शन उनमें होता है। तो इसमें देखा जाता है उन्हें भाव शून्यता होता है, मतलब जहाँ भी बैठते एकदम भाव शून्य, उन्हें लगता ही नहीं कि उनमें कोई चीज़ सुना जा रहा है या कुछ हो रहा है। तो इस प्रकार के विभिन्न विभिन्न लक्षण उनमें देखने को मिलते हैं। और इसी तरह से इसीलिए इन्हें विशिष्ट मनोविकलता की कैटेगरी में रखा गया है ना, क्योंकि इनमें स्पष्ट कोई लक्षण दिखता नहीं है। हाँ, अब इस तरह से स्पष्ट होता है कि ये भिन्न भिन्न प्रकार के जो ये सिजोफ्रेनिया के टाइप से इसे हमने आपको बताया और स्पष्ट किया। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बिहेवियर एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के बारे में बताऊंगी। ये बिहेवियर और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स क्या हैं, ठीक है। तो बच्चों, आज का क्लास यहीं तक। अगले क्लास में मैं आपको बिहेवियर डिसऑर्डर के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।